सभी लोगों को नमस्कार। और सभी लोग प्रेजेंट है? अभी काफी कम लोग कनेक्ट हुए हैं। सभी लोग हाँ कनेक्ट सर। और वेट करते हैं। आज हम लोग इस चैप्टर में जो शेष बचा हुआ पोर्शन है वो है पेट्रोलियम के आश्रित पदार्थ, डिस्टिलेट्स ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त आश्रित पदार्थ पेट्रोल, केरोसिन तेल, डीजल आदि हैं जो ईंधन के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे पहला है हमारा पेट्रोल, इसे हम गैसोलीन भी कहते हैं। इसमें C5 से C12 तक कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसका जो क्वथनांक होता है C5 से C12 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, याद रखिएगा। इसका जो क्वथनांक होता है वो 80 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यह अति वाष्पशील तथा अत्यंत ज्वलनशील द्रव ईंधन होता है। यह आंतरिक दहन इंजन में उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। इसकी संरचना में कार्बन जो है 84 से 85%, हाइड्रोजन मैक्सिमम 16%, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा सल्फर होते हैं। इसका जो कैलोरी मान है वो 13,000 किलो कैलोरी पर किलोग्राम है। ये देखिए कुसमी मान, इसका कैलोरी मान बहुत ज्यादा होता है, 13,000 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पेट्रोलियम का सबसे अच्छा माना जाता है। दूसरा आता है केरोसिन तेल, इसे मिट्टी का तेल कहते हैं। C5 से C12 तक में पेट्रोल या गैसोलीन होता है कार्बन, जबकि केरोसिन में C12 से C16 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसका क्वथनांक जो होता है पेट्रोल से ज्यादा होता है, वो 80 से 200, तो ये 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये आसानी से वाष्पीकृत भी नहीं होता है, अतः यह खाना बनाने के रूप में प्रयोग किया जाता है केरोसिन तेल। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 84% होती है, हाइड्रोजन 16%, सल्फर 0.15। कैलोरी मान इसका 11,100 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, जबकि 13,000 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पेट्रोल का होता है। इसका कैलोरी मान थोड़ा कम है। फिर और नीचे आ जाते हैं तो डीजल तेल आता है, इसे ईंधन तेल बोलते हैं। C15 से C18 तक के कार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। जैसे C5 से C12 तक पेट्रोल में होते हैं, C12 से C15 कार्बन केरोसिन में होते हैं। केरोसिन का जो होता है 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड, पेट्रोल का 80 से 200, जबकि डीजल तेल का 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो उच्च क्वथनांक होने के कारण ये कठिनता से वाष्पीकृत नहीं होता है। ये अगर डीजल तेल का क्वथनांक अधिक है, इसलिए थोड़ा सा ये कठिनता से वाष्पीकृत होता है। ये भी ईंधन में के रूप में प्रयोग किया जाता है डीजल तेल। इसका जो कैलोरी मान 10,800 किलो कैलोरी पर किलोग्राम है, जो कि केरोसिन के 11,100 से कम है, और 13,000 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम पेट्रोल के कैलोरी मान से बहुत कम है। पेट्रोल और डीजल में अंतर अगर देखेंगे तो यही होगा कि C5 से C12 तक के कार्बन परमाणुओं की संख्या को डीजल पेट्रोल सस्ता होता है C15 से C18। कैलोरी मान अगर उसमें मान देखें तो इसका होता है 13,000, जबकि इसका होता है 11,000। इस सरलता से पेट्रोल वाष्पीकृत हो जाता है। इसकी खपत भी अधिक होती है, जबकि डीजल की कम खपत होती है। इसके दहन में दाब बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि इसमें दाब बढ़ाने की आवश्यकता होती है। यह अधिक प्रदूषण गैसें उत्पन्न करता है पेट्रोल, और डीजल कम करता है। इसी तरह कुछ और आ जाइए। फिर आता है हमारे पास बेंजोल तथा पावर एल्कोहल क्या है। बेंजोल जरा एक बार हम लोग रीडिंग कर लीजिए तो बेंजोल क्या है। से जो पावर एल्कोहल है वो हमारा उसमें एल्कोहल के मिश्रण को ही हम बोलते हैं।
हेलो सर। कोल तार के प्रभाजी आसवन से, तो कोल तार का प्रभाजी आसवन करते हैं बेंजोल में, तो लगभग ये प्रभाजी आसवन किया था 80 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 80 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य जो प्राप्त होता है उसे हम बेंजोल कहते हैं, याद रखिएगा आप। 80 से 110 सेंटीमीटर 110 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य जो प्राप्त होने वाले प्रभाजी बेंजोल कहते हैं। इसमें बेंजीन में लगभग 70% बेंजीन, टॉलुइन 24% और शेष में जाइलीन होती है। इसका जो हिमांक होता है यानी 55 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये अधिकतर पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है, याद रखिएगा। आंतरिक दहन इंजन में इसका प्रयोग किया जाता है बेंजोल का, और ये ब्लेंडिंग एजेंट के रूप में मिलाया जाता है। ब्लेंडिंग एजेंट का मतलब होता है मिश्रण कारक, क्योंकि इसका जो ऑक्टेन मान होता है वो 87 से 90 होता है। कैलोरी लगभग 10,200 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। तो बेंजोल पेट्रोल के साथ यूज किया जाता है ईंधन के रूप में। जबकि पावर अल्कोहल आंतरिक दहन इंजनों में पेट्रोल के साथ एथिल अल्कोहल का भी मिला देते हैं। तो वो एथिल अल्कोहल जो गैसोलीन के साथ मिलकर ईंधन में प्रयोग की जाती है उसको हम बोलते हैं पावर अल्कोहल, याद रखिएगा। पावर अल्कोहल में आजकल आप पेट्रोल लेंगे तो लिखा होगा 90% गैसोलीन 10% इथिल अल्कोहल, इथेनॉल। इसका मतलब ये पावर अल्कोहल है। ज्यादातर पेट्रोल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण 3 अनुपात 1 होता है। एथिल अल्कोहल का जो कैलोरी मान होता है वो 7100 किलो कैलोरी पर किलोग्राम होता है, जो पेट्रोल की अपेक्षा कम होता है। पावर अल्कोहल के लाभ ये होते हैं कि पेट्रोल की बचत होती है और ईंधन की जो ऑक्टेन संख्या है वो बढ़ जाती है। और क्योंकि पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या 60 से 70 होती है, अगर बेंजोल भी मिला दिया जाए तो उसकी ऑक्टेन संख्या 87 से 90 होती है, जो बढ़ा देती है। जबकि एथिल अल्कोहल की ऑक्टेन संख्या 90 होती है। तो एथिल अल्कोहल के मिला लेने से अल्कोहल का ऑक्टेन नंबर 60 से 70 होता है, जबकि एथिल अल्कोहल का 90 मिला देने से पावर अल्कोहल बन जाता है। हानियां ये है कि इसमें एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण अगर हो गया तो एस्टिक अम्ल बनता है, जिससे इंजन की संक्षारण की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि एथिल अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर के एस्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, जो कोरोजन का कारण बनता है। पेट्रोल में एथिल अल्कोहल मिलाने से प्राप्त ईंधन का कैलोरी मान कम हो जाता है। ये याद है, ऑक्टेन संख्या तो बढ़ जाती है लेकिन कैलोरी मान घट जाता है, क्योंकि अल्कोहल का कैलोरी मान कम होता है, 10,200 होता है लगभग, मान के चलिए। अब आ जाइए, बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं कि ऑक्टेन संख्या क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले हम अपस्फोटन, कभी कभी हम देखते हैं कि कभी कभी बसों में या गाड़ियों को स्टार्ट करते हैं तो एक पटाख की आवाज आती है। वो पटाख की आवाज क्या होती है? एक्चुअली होता क्या है कि समय से पहले जब ईंधन का ज्वलन हो जाता है इंजन के अंदर, तो जिसके कारण इंजन के पिस्टन पे एक तेजी से वर्क प्रेशर काम करता है, जिससे वो आवाज करता है। इसे ही अपस्फोटन कहते हैं। यानी कि हम परिभाषित करेंगे तो आंतरिक दहन इंजन में पेट्रोल ईंधन के रूप में उपयोग लाया जाता है जब पेट्रोल वाष्प और वायु का मिश्रण सिलेंडर में दाब की स्थिति में जलता है। भाई पेट्रोल का जो वाष्प है और वायु का जो मिश्रण है ऑक्सीजन, जब सिलेंडर में दाब की स्थिति में जलेगा तो गैसों के अचानक प्रसार के कारण पिस्टन बहुत तेजी से ऊपर हटता है, यानी खखड़ाहट करने लगता है, जिससे अपस्फोटन कहते हैं। इस आंतरिक दहन इंजनों के सिलेंडर में उत्पन्न तीव्र तात्विक ध्वनि को अपस्फोटन कहते हैं। अपस्फोटन के कारण बहुत सी ऊर्जा बेकार हो जाती है, ईंधन का अपव्यय होता है, इंजन की कार्य क्षमता भी घट जाती है। ठीक है, तो इसलिए किसी ईंधन की दक्षता उसके नॉकिंग गुण पर निर्भर करती है। जो सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, लंबी चैन सीधी श्रृंखला, वो अधिक अपस्फोटन करते हैं, जबकि शाखायुक्त वाले जो होते हैं वो अपस्फोटन नहीं करते हैं। यानी पैराफिन जितने अधिक होंगे उतना ही ज्यादा हमारा ये खराब होगा। शाखित श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन रखने वाला पेट्रोल अच्छा होता है। पेट्रोल में कुछ यौगिक मिला देते हैं जिसके कारण अपस्फोटन कम हो जाता है। वे पदार्थ जिन्हें पेट्रोल में मिलाने पर अपस्फोटन की दर घट जाती है उन्हें हम अपस्फट रोधी या यौगिक कहते हैं या कारक कहलाते हैं। यानी अपस्फोटन को जो कम करने के लिए पेट्रोल के साथ मिलाए जाते हैं उन्हें हम अपस्फट रोधी यौगिक या कारक कहते हैं। उदाहरण के रूप में लिख लें तो जैसे टेट्राएथिल लेड सर्वोत्तम अपस्फोट रोधी होता है। यानी अगर हम
प्रति लीटर पेट्रोल में लगभग 0.15 से 0.16 मिलीलीटर, मिलीलीटर बहुत कम अमाउंट होता है, 0.15 से 0.16 मिलीलीटर अगर हम टेट्राएथिलीन मिला दें तथा कुछ इथाइल ब्रोमाइड मिलाया जाता है। इथाइल ब्रोमाइड भी हमारा अपस्फोटरोधी पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है। ये सभी को समझ में आ गया कि अपस्फोटन क्या होता है। ईंधन में ईंधन के बर्न होने से जो दवा पड़ता है, जिसका पिस्टन खड़काता है, उसे अपस्फोटन कहते हैं। इसको रोकने के लिए जो अब आ जाइए ऑक्टेन संख्या। अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि ऑक्टेन संख्या 100 है, 90, 70, 80, ये क्या है भाई। किसी द्रव ईंधन की देखिए, तो ऑक्टेन संख्या किसी द्रव ईंधन की ऑक्टेन संख्या उसके अपस्फोटरोधी गुण को प्रदर्शित करती है। एक ईंधन जिसकी ऑक्टेन संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ही अच्छा होगा। तो वास्तव में कह सकते हैं कि द्रव ईंधन में अंतर्दहन इंजन में दहन होने पर अपस्फोटन होता है। इसको रोकने की प्रवृत्ति न्यूनतम होती है, तो उसे एंटी नॉकिंग गुण बोलते हैं। तो आइसो ऑक्टेन हमारा एक एग्जाम्पल है। आइसो ऑक्टेन का दहन इंजन में न्यूनतम ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि नॉर्मल हेप्टेन सर्वाधिक अपस्फोटन करता है। तो आइसो ऑक्टेन का अनॉकिंग गुण 100 माना जाता है। याद रखिएगा, आइसो ऑक्टेन जो फार्मूला लिखा है नीचे, यानी 224 2 पहला दूसरा तीसरे चौथे 5 कार्बन है, दूसरे पे 2 मिथाइल ग्रुप, चौथे पे 1 मिथाइल ग्रुप। 224 ट्राई मिथाइल आइसो ऑक्टेन या 224 ट्राई मिथाइल पेंटेन कहिए, टाइप पेंटेन कहिए, या आईयूपीएसी नेम, या आइसो ऑक्टेन। तो इसका जो एंटी नॉकिंग होता है वो 100 माना जाता है, जिसके कारण ईंधन में अपस्फोटन की आवाज बहुत कम होती है, पता ही नहीं चलती। तो आइसो ऑक्टेन हमारा होता है वो 100 माना जाता है। ये नॉर्मल हेप्टेन है, इसका अनॉकिंग वो 0 होता है। तो अगर हम परिभाषित करें तो ये कह सकते हैं कि आइसो ऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन के मिश्रण में आइसो ऑक्टेन की उस आयतन प्रतिशत को जिससे मिश्रण का अपस्फोटन दिए हुए सभी परिस्थितियों में दिए हुए ईंधन के समान होता है, उससे ऑक्टेन संख्या कहते हैं। यानी हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन का मिश्रण है, तो उसमें आइसो ऑक्टेन की जो प्रतिशत मात्रा होगी वो अपस्फोटन में दिए हुए ईंधन के अपस्फोटन के बराबर होगा, तो उसे ऑक्टेन संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लिया जाए, यदि किसी द्रव ईंधन का अपस्फोटन ऐसे मिश्रण के समान है जिसमें आइसो ऑक्टेन 80% है और अनहेप्टेन 20 है, तो ऑक्टेन संख्या ईंधन की क्या होगी, 80 होगी। अगर ऑक्टेन संख्या को और बढ़ाना है तो उसमें अपस्फोटरोधी टेट्राएथिलेट, इथाइल ब्रोमाइड आदि मिला देते हैं। अगला वो आता है सीटेन संख्या। ये पूछा जाता है, ये ऑक्टेन संख्या, सीटेन संख्या, अपस्फोटरोधी पदार्थ, ये सब पूछे जाते हैं शॉर्ट नोट्स में। सीटेन संख्या डीजल ईंधन के ज्वलन गुण को दर्शाती है। ये याद रखिएगा, ईंधन का ज्वलन तथा दहन प्रारंभ होने के मध्य जो लगने वाला समय होता है, मान लीजिए ईंधन तो जल गया और ईंधन का ज्वलन तो है लेकिन दहन नहीं हो पा रहा, इसके बीच जो विलंब हुआ उसे बोलते हैं ज्वलन विलंब, इग्निशन डिले। अच्छा जो डीजल इंजन होता है, ईंधन होता है, वो तुरंत जलित हो जाता है। इसका ज्वलन विलंब जो है कम नहीं होना चाहिए। जैसे एक सीटेन, सीटेन का मतलब C16H34, C14H34 एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये शीघ्र ज्वलित हो जाता है। सीटेन जो है, सीटेन का मतलब C16H34, ये शीघ्र ज्वलित होता है। इसकी सीटेन संख्या 100 मानी जाती है। यहीं पर अल्फा मेथिल नेप्थिलीन, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका ज्वलन विलंब सर्वाधिक होता है, इसकी सीटेन संख्या 16 मिलाते हैं। सीटेन यानी हेक्साडिकेन को बोलते हैं। हेक्साडिकेन मतलब 16 कार्बन, इसकी सीटेन संख्या 100 होती है, अल्फा मेथिल नेप्थिलीन की 0। तो परिभाषित इस तरह से कर सकते हैं कि किसी ईंधन की सीटेन संख्या सीटेन तथा अल्फा मेथिल नेप्थिलीन के मिश्रण में, जैसे उसमें बोला था हमने आइसो ऑक्टेन और हेप्टेन के मिश्रण में आइसो ऑक्टेन की वॉल्यूम प्रतिशत मात्रा, उसी तरह यहाँ पर किसी ईंधन की सीटेन संख्या सीटेन और अल्फा मेथिल नेप्थिलीन के मिश्रण में सीटेन का वह प्रतिशत आयतन होती है जिसका ज्वलन विलंब
समान परिस्थितियों में दिए गए डीजल ईंधन के ज्वलन विलंब के समान होता है। जिसका जो ज्वलन विलंब होता है वो डीजल ईंधन के समान होता है, जिसे हम सीटेन संख्या बोलते हैं। उसका भी उदाहरण है, डीजल ईंधन की सीटेन संख्या 80 का मतलब होता है कि इसमें 80% सीटेन है और 20% अल्फा मेथिल नेफ्थलीन है। बिल्कुल सेम, बिल्कुल ऑक्टेन की संख्या की तरह ही परिभाषित है सीटेन संख्या भी। ये दोनों को, ऑक्टेन जो होता है वो पेट्रोल के लिए लिया जाता है और सीटेन जो लिया जाता है वो डीजल के लिए लिया जाता है, बस इतना ही अंतर है। ये ऑक्टेन पेट्रोल के लिए लिया जाता है कि एंटी नॉकिंग गुण को जो कम करता है वो आइसो ऑक्टेन है, और अगर हम आपस पेट्रोलियम पदार्थ मिला देंगे तो ऑक्टेन संख्या और बढ़ जाती है। सीटेन संख्या चूंकि 100 होता ही है, इसमें 20% अगर मान लीजिए अल्फा मेथिलेथिलीन है तो 80% सीटेन होगा। कुछ और हैं, जैसे कुछ और पॉइंट्स है टिप्पणी में आते हैं, जैसे प्रज्वलन या स्फुरांक बिंदु, इसे हम अंग्रेजी में फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। किसी द्रव ईंधन का जो फ्लैश बिंदु होता है वो निम्नतम तापमान होता है, याद रखिएगा। फ्लैश बिंदु वह निम्नतम तापमान होता है जिसके नीचे तेल की वाष्प तथा वायु का मिश्रण ज्वलनशील नहीं होना चाहिए। किसी द्रव ईंधन का जो फ्लैश बिंदु होता है वो निम्नतम तापमान होता है जिसके नीचे तेल की वाष्प और वायु का मिश्रण ज्वलनशील नहीं होना चाहिए। भारतवर्ष में ये ताप 43 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका मतलब आप नहीं समझे। यानी वह न्यूनतम ताप जिसके नीचे जिससे कम होने पर वो जले नहीं, है ना। तो इसी भारतवर्ष में इसका जो ताप है 43 डिग्री सेंटीग्रेड है। फ्लैश बिंदु के ज्ञान से हमें जो आग से होने दुर्घटनाएं होती है उसकी सहायता मिलती है। घरेलू तथा अन्य कार्य में उपयोग लेने वाले द्रव ईंधन का फ्लैश बिंदु अन्य दुर्घटनाओं की दृष्टि से उच्च होना चाहिए, है ना। जो भी हम ईंधन प्रयोग करते हैं कम से कम 43 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए। पेट्रोल का फ्लैश बिंदु बहुत कम होता है जिसके कारण पेट्रोल बहुत शीघ्र आग पकड़ लेता है। अच्छे तेल की जो पहचान होती है वो फ्लैश पॉइंट से ही निकालते हैं, यानी प्रज्वलन बिंदु या स्फुरांक बिंदु। ये समझ में आ गया कि स्फुरांक बिंदु वह ताप है, वह निम्नतम ताप है जिसके नीचे ईंधन का ज्वलन संभव नहीं। फिर अगर आगे बढ़े तो भंजन में आते हैं। भंजन में हमारे बड़े हाइड्रोकार्बन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया है। यानी भंजन वैसे पूछा नहीं गया है लेकिन फिर भी आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। भंजन वह प्रक्रम जिसमें ताप के अनुप्रयोग से उच्च क्वथनांक वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं लंबी श्रृंखला, उनको तोड़ करके छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे नॉर्मल ब्यूटेन है, जब 600 डिग्री सेंटीग्रेड इसका भंजन करते हैं, ये दो रूप में हो सकता है, एक बन जाएगा प्रोपीन, एक बन जाएगा मीथेन। इस तरह से बनेगा, या एथिलीन और एथेन, यहाँ प्रोपीन लिखा है गलत है, एथीन या एथिलीन और एथेन या प्रोपीन मीथेन। तो बड़ी चैन श्रृंखला को उच्च ताप पर तोड़ करके दो छोटे टुकड़ों में करना, हाइड्रोकार्बन परिवर्तित करना हमारा भंजन कहलाता। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो भंजन के जो अगर अनुप्रयोग लेंगे तो तेल गैस बनाने में, पेट्रोलियम से प्राप्त पेट्रोल में उच्च क्वथनांक वाले अवयव पर्याप्त मात्रा में होते हैं, है ना। भंजन प्रक्रियाएं दो प्रकार की होती है, उसमें और ये केवल बस आप भंजन को आप अच्छे से समझ लीजिए क्या होता है भंजन। यानी हाइड्रोकार्बन बड़ी श्रृंखला को निम्न हाइड्रोकार्बन पर तोड़ने की प्रक्रिया। अब ये जो है कोयले का हाइड्रोजनीकरण, ये आप खाली बस रीडिंग कर लीजिए, जरूरी नहीं कि आप इसको याद करें। ये डिफरेंट मेथड है जहां पर हम संश्लेषित पेट्रोल द्वारा गैसोलीन बनाते हैं, जिसमें पहला है वर्गीयस प्रक्रम, दूसरा फिशर ट्रॉप्स प्रक्रम। ये केवल रीडिंग कर लीजिए बस। हाइड्रोजन इस समय भविष्य का ईंधन है, एज ए फ्यूचर फ्यूल, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके किसी भी फालतू गैसों का या हानिकारक प्रदूषकों का उत्सर्जन नहीं करती है, इसलिए बहुत अच्छा ईंधन माना जाता है। इसका उपयोग बिजली के वाहन, विद्युत उपकरण, आंतरिक दहन इंजन, ये वायुयान, रॉकेट्स में किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग बिजली में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इससे, क्योंकि इसे प्राथमिक ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, बिजली तथा बायोमास से उत्पादित कर सकते हैं। अतः हाइड्रोजन जो है बायोमास यानी भविष्य ईंधन के रूप में महत्वपूर्ण ईंधन है।
नाभिकीय ईंधन भी जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, इनका उपयोग हम नाभिकीय विखंडन करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, लेकिन ये खतरनाक होती है। तो उतना भी प्रयोग जैसे परमाणु बम का बनना, अणु बम का बनना, सब नाभिकीय ईंधन की प्रक्रिया पर आधारित है, चाहे वो नाभिकीय संलयन हो या विखंडन। तो हाइड्रोजन का बनना नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है, जबकि यूरेनियम और प्लूटोनियम इनका तोड़ना टूटना ये हमारा नाभिकीय विखंडन है। फिर आता गैसियस फ्यूल। गैसियस फ्यूल पे मुख्य अवयव जो होते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि होते हैं। ये डिपेंड करता है कि गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है कि ईंधन की संरचना क्या होगी। तो ईंधन के विभिन्न प्रकारों के अंतर्गत इसमें कोल गैस, तेल गैस, जल गैस, प्रोड्यूसर गैस, बायोगैस, एलपीजी और संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और सौर ऊर्जा, ये सारे आते हैं। गैसीय ईंधन का फायदा क्या है कि बहुत ज्यादा उच्च कैलोरी मान वाला होता है, ये आसानी से जलते हैं, अधिक दक्षता वाले होते हैं, इनके जलने के पश्चात राख नहीं बनती है, ये वायु की थोड़ी अधिकतम सफलता पूर्वक जलित कर सकते हैं। ये अंतर्दहन इंजनों में भी प्रयोग किया जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए कोल गैस, ये जो हम बता रहे हैं इन सबका खाली आपको ये नहीं कि बनाने की विधि आपको जरूरी नहीं याद रखें, लेकिन इन सबका मिश्रण याद होना चाहिए आपको। कोल गैस में कौन कौन सा संगठन होता है। कोल गैस में आपका मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये होते हैं, याद रखिएगा। हाइड्रोजन 45%, मीथेन 35%, कार्बन मोनोऑक्साइड 8, CO2 6, N2 2, ऐसे घटता सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होता है कोल गैस में। तो कोल गैस जो है हमारा हाइड्रोजन, मीथेन 45 और प्रतिशत, बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड 8, CO2 6, N2 2% और हाइड्रोकार्बन 4%। ये बनाने की विधि ऐसे हम कोयले से बनाते हैं, कोयले के भंजक आसवन से। विधि इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना आपको इससे संगठन याद होने चाहिए। आप विधि पढ़ लीजिए, कोई समस्या और पूछ सकते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए अच्छा है। फिर आता तेल गैस। तेल गैस मिट्टी के तेल के भंजन से प्राप्त होती है। कोल गैस किससे मिलता है? कोयले के भंजक आसवन से। तो तेल गैस कैसे मिलती है? कोयल केरोसिन ऑयल के भंजन आसवन से। इसका जो संगठन होता है उसमें मीथेन 25 से 30, हाइड्रोजन 55%, कार्बन मोनोऑक्साइड 12, CO2 3%। यानी तेल गैस में मीथेन हाइड्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन उसमें भी था, हाइड्रोजन इसमें भी है, दोनों में है। तो ये चीज है बेटा तेल गैस में। फिर इसके बाद है आपका भाप अंगार गैस, वाटर गैस में इसका संगठन होता है हाइड्रोजन 51% ऑलरेडी, CO 41%, N2 4%, CO2 4%। वास्तव में भाप अंगार गैस या जल गैस हमारा COH2 के मिश्रण को बोलते हैं। ये तो जल गैस का संगठन है। अगर समीकरण देखेंगे तो C+H2O, CO+H2, ये जल गैस। चौथा है प्रोड्यूसर गैस, CO और N2 का मिश्रण। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन इसमें ज्यादा होता है। इसमें CO और H2 होता है, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। जल गैस में देख लीजिए आप, CO और H2 अधिक मात्रा में है, जबकि प्रोड्यूसर गैस में N2 और CO होता है अधिक मात्रा में। बाकी इसके अलावा हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये तो अलग गैस होते ही है। तो इनको चौथा पांचवा है बायोगैस, इसे हम प्राकृतिक गैस बोलते हैं, जो हमारा जैविक अभिक्रियाओं के द्वारा जो नेचुरल गैस बनती है, यानी मीथेन गैस, मार्फ गैस भी कहते हैं, उसी को कंप्रेस करके हम प्रयोग करते हैं। इस गैस को हम बायोगैस कहते हैं, या गोबर से बनने वाले गैस को भी बायोगैस बनते हैं। बायोगैस का संगठन अगर आप देखेंगे, सबसे ज्यादा मीथेन होता है 60%, कार्बन डाइऑक्साइड 40, CO नहीं होता इसमें, हाइड्रोजन कम होती, नाइट्रोजन भी कम होती। बनाने की विधि क्या है कि दो तरफ इधर एक टैंक होते हैं, एक तरफ से हम लोग स्लरी और गोबर डालते हैं, एक बड़ा सा लोहे का टैंक होता है। जब ये भर जाता है तो उसको बंद कर देते हैं। तो लगभग 1 महीने के बाद जब जैविक क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रियाओं के द्वारा जो स्लरी होता है वो बाहर निकल जाता है, और जो गैस बनती है वो टंकी के ऊपरी हिस्से में जाती है, और टंकी का ढक्कन ऊपर उठ जाता है। फिर गैस की निकास मार्ग से इसका प्रयोग कर लेते हैं। लगभग मिनिमम 30 दिन और अधिकतम 60 दिन तक इसका बनने में समय लगता है। बायोगैस का लाभ ये है कि गोबर हर जगह सुलभ है, हम गांव में भी उत्पादन कर सकते हैं। मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो 50 से 60 दिन में किण्वन अभिक्रिया द्वारा ये बनता है,
और किण्वन के लिए जो ताप होना चाहिए हमको, ये अगर थ्योरी आती है, ये पूछी आती है बायोगैस के, सबसे इम्पोर्टेंट है बायोगैस बनाने की विधि पूछी जाती है, जिसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे कि किण्वन अभिक्रिया 50 से 60 दिन में और लगभग 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप अनुकूलित होता है बायोगैस बनाने के लिए। और जो स्लरी होती है वो खाद के रूप में उपयोग की जाती है। इसका उपयोग खाना बनाने में, गांव में प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। बायोगैस के लाभ क्या है कि 1 किलोग्राम गोबर से 160 लीटर गोबर गैस बनती है। याद रखिए 1 किलोग्राम, 1 किलो गोबर ले लीजिए, उससे 160 लीटर गोबर गैस बनेगी, जो लगभग 800 किलो जूल उष्मा देती है। जबकि यही सूखा गोबर अगर हम 1 किलोग्राम जलाएंगे तो 100 किलो जूल देगी। सूखा गोबर जो कंडा होता है, तो वही गीले गोबर से हम बायोगैस बना लेंगे तो 160 लीटर बायोगैस लगभग 800 किलो जूल। 800 किलो जूल बहुत होता है, क्योंकि धुएं रहित होने के कारण बायोगैस बहुत अच्छा होता है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती, इससे दम भी नहीं घुटता है। और इसका सर जो 800 वायु लीटर, सर 800 लीटर गैस बनेगा ना सर? नहीं नहीं, 1 किलोग्राम गोबर से 160 लीटर, 160 लीटर या 160 लीटर का मतलब हो गया 800 किलो जूल उष्मा। वो उष्मा है बेटा, 160 लीटर जब गैस जलेगी तो उष्मा देगी 800 किलो जूल। अच्छा सर। इसमें चूंकि कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती इसलिए बहुत अच्छा मानी जाती है। क्योंकि हमारा समय भी लग रहा है, जूम का खत्म हो रहा है, तो अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर से कनेक्ट हो जाइएगा। लेकिन यही लास्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है बेटा। इस चीज को याद रखिएगा कि 35 से 45 डिग्री तक हमारा ताप होना चाहिए। 50 से 60 डिग्री में किण्वन क्रिया होती है और लगभग 1 किलोग्राम से 60 लीटर बायोगैस बनती, जो लगभग 800 किलो जूल उष्मा देती है। वहीं सूखा कंडा 1 किलोग्राम 100 किलो जूल देती है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती है। संगठन सबका याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, विद परसेंटेज याद बहुत अच्छा है। मीथेन CO2 का मिश्रण होती है बेसिकली, हाइड्रोजन तो 10% होता है इसमें। इसे बस एक सीमा ये है कि इसको हम सिलेंडर में नहीं भर सकते। सर्दियों में चूंकि गोबर का किण्वन नहीं होता फर्मेंटेशन, तो इसमें गैस कम बनती है। इससे गैस लैंप, बर्नर या स्टोव बायोगैस 10 मीटर दूरी पर रखना चाहिए, क्योंकि फटने का डर रहता है। बिना धुएं के जलती है, ये गैसीय ईंधन से सस्ता है जो LPG है। इसका कैलोरी मान भी उच्च होता है, ये आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। और ये बायोगैस से चलाने निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। बैंक द्वारा इससे लोन भी मिल सकता है। किसान विकास में यानी गांव के विकास है तो इसमें सरकार द्वारा जो है फंड भी दिया जाता है कि आप अपने यहाँ बायोगैस बनाने के लिए पैसा भी दिया जाता है। सर मिलता है सर? हाँ मिलता है बिल्कुल। सर हमारे पापा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है ना, हाँ तो सर बताते हैं सर। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। फिर देखिए द्रवित पेट्रोलियम जो है LPG, पृथ्वी के अंदर पेट्रोलियम के साथ साथ प्राकृतिक गैस भी विद्यमान रहती है। तो LPG में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि गैसीय हाइड्रोकार्बन जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, CO2 आदि होती है। इस सिलेंडर में भरते हैं, इसे LPG कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। पेट्रोलियम गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो है आप लोग कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है। द्रवित पेट्रोलियम में जो मुख्य अवयव होते हैं वो नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ब्यूटिलीन और प्रोपेन होते हैं। इसका जो कैलोरी मान होता है बहुत ज्यादा होता है, 27,800 किलो कैलोरी प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है और कुछ क्वेश्चन भी हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या होता है? जो मीथेन गैस बनती है 85% मीथेन और एथेन 10% होती है। तो उसका उसमी मान अगर हम देखेंगे तो लगभग 1000 से 1100 ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है। उसको जो हम लोग कंप्रेस करते हैं, तो कंप्रेस करने के बाद तो इसमें जो है अगर आप देखेंगे कुछ प्रश्न और रहते हैं, जैसे 1 किलोग्राम लकड़ी के पूर्ण दहन से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, जबकि इसका कैलोरी मान दिया गया है। अगर कैलोरी मान दिया गया है, लकड़ी का द्रव्यमान दिया गया है, तो हमारा फार्मूला होता है Q/M। Q इक्वल टू है कैलोरी मान इंटू मास।
भाई अगर 15 किलो जूल प्रति ग्राम है, 1 ग्राम में 15 किलो जूल है, तो 1 किलोग्राम में कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उष्मा आ जाएगी। सिंपल है बेटा, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये चैप्टर खत्म हो गया। अभी एक बार और थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं। आप लोग ये पूरा रीडिंग कर लीजिए, और जो प्रश्न है दिए इन्हीं प्रश्नों को आप चाहे असाइनमेंट ग्रुप में लीजिए या हम लिख के दें, वो भी ठीक है। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनको याद कर लीजिए सभी लोग, जितने भी हैं, क्योंकि आप में जो है पूछा जाएगा ये। और किसी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है भाई, क्योंकि समय सीमा खत्म हो रही है लगभग। बताइए, सब लोग प्रेजेंट है? यस सर। जी सर। हेलो सर। तो ठीक है, हम इसको क्लास एंड कर रहे हैं। कोई दिक्कत हो दोबारा कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि ये खत्म होने जा रही है। इसे समय खत्म हो रहा है ना, 40 मिनट का है, तो अपने आप बंद हो जाएगा। कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं भाई। सर हाँ बताइए सुष्मिता। सर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? वही जो क्वेश्चन बेटा पीछे नहीं लिखा गया, जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन लिया था, पीछे दिए गए हैं, उसी टाइप में ही क्वेश्चन आएगा। जैसे आपका क्वेश्चन दिया गया इस तरह से। सर ये कॉपी पूछा, कैसी होगी? और ये तेल गैस के भंजक आचरण से क्या मिलता है, ये मेन जैसे रासायनिक ईंधन की परिभाषा, ईंधन का उच्च निम्न कैलोरी मान, इसी तरह हेलो क्वेश्चन सर। आएंगे। हाँ, हेलो सर, कॉपी कैसी होती? कॉपी काफी सिंपल है, वो बताई जाएगी। अरे जैसे बिना पेन लाइन होते हैं की? उसी टाइप। अरे जैसे आप लोग हाई स्कूल की कॉपी लिखते हैं उसी तरह की होती है। सर पर हाई स्कूल की कॉपी तो लाइनिंग वाली होती है। लाइनिंग वाली ही होगी ये। नहीं सर, बता रहे थे सिंपल कि होती है सर। हाँ बताइए। सर इंग्लिश वाले सर बता रहे थे कि एकदम सिंपल होती है सर।